मैं सोफा इधर कर लेती हूँ, इधर इधर कर लेते हैं सोफा, इधर इधर कर लीजिए, पीछे कर दो। They were discussing about the transit actually, and this is what we were doing. The transit of Saturn over the Lord of Trick House. किसी भी Trick House के Lord के ऊपर जब शनि ट्रांजिट करता है, गोचर करता है, तो it's very inauspicious. And we even say कि this is the testing time for the native because native has to go under a lot of problems actually. जब भी शनि जो है, जो Trick House है हमारे 6, 8, 12 उनके लॉर्ड के ऊपर जब ट्रांजिट, यहाँ लॉर्ड की बात हो रही है, ध्यान रखिए कि जब त्रिक हाउस के लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट करेगा शनि तो बहुत ही एक खराब टाइम होता है एंड वी से दिस इज द टेस्टिंग टाइम फॉर द नेटिव। और अगर ट्रांजिट करता है शनि ओवर द लॉर्ड ऑफ ट्राइन हाउसेस, जो सर एक मिनट सर, अगर आपने बताया लॉर्ड ऑफ ट्रिक हाउसेस के ऊपर अगर शनि जाता है, अगर लॉर्ड ऑफ ट्रिक हाउस अगर शनि खुद ही है और अपने ऊपर से ही जा रहा है, अपने ऊपर से खराब नहीं करेगा, अपने ऊपर तो उसकी अपनी जगह है वो, तो तब नहीं खराब करेगा ना ना। और दूसरा हमने ये भी देखा था शायद कि जब शनि ट्रांजिट करता है ओवर द ट्रिक हाउस सो इट डजंट गिव बैड रिजल्ट्स, क्योंकि वो कारक है उन सब हाउसेस का, 6 से 12 का, तीनों हाउसेस का 6 से 12 का कारक भी है शनि। तो लॉर्ड को प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब लॉर्ड के ऊपर से ट्रांजिट करता है, बट जब ट्रिक हाउस में खुद ट्रांजिट करता है तब प्रॉब्लम नहीं करता वो। और नाउ द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न ओवर द लॉर्ड ऑफ ट्राइन हाउसेस, जो 159 हाउसेस हैं उनके लॉर्ड के ऊपर जब शनि ट्रांजिट करता है तो इट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट्स, उसके रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होते हैं। और ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं कि हाउस चेंज करना या ऑफिस चेंज करना कब होगा, तो उसमें यही कहा कि जब शनि का ट्रांजिट ओवर द लॉर्ड ऑफ फोर्थ हाउस हमारा बेसिकली रेजिडेंस है, और उसके ऊपर जब उसके लॉर्ड के ऊपर जब शनि ट्रांजिट करता है तो हमेशा देखिए कि कुछ ना कुछ चेंज होता है आपका, मे बी रेजिडेंस होगा या ट्रांसफर हो जाएगा जिसकी वजह से आप अपना घर चेंज कर लेंगे, बट दिस इज बेसिकली कनेक्टेड विद द चेंज ऑफ रेजिडेंस। और चेंज ऑफ रेजिडेंस दोनों तरह से हो सकता है कि आपने मकान उसी सिटी में शिफ्ट कर लिया या आपका ट्रांसफर हो गया, उसकी वजह से भी जो है वो चेंज ऑफ रेजिडेंस हो सकता है। और अगर शनि ट्रांजिट करता है ओवर द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस, जो 7th हाउस हमारा मैरिज का हाउस है, उसके लॉर्ड के ऊपर से जब शनि ट्रांजिट करता है तो इट्स आल्सो सपोज टू बी ए गुड ट्रांजिट, you get some good news about marital alliance or some good news about your spouse also. सर एक और क्वेश्चन है, अगर लेट्स से फॉर एक्वेरियस असेंडेंट लॉर्ड ऑफ 5th हाउस एंड लॉर्ड ऑफ 8th हाउस इज बोथ मरकरी, so one is just a minute, for Aquarius ascendant 3rd and lord 6th of 5th house, 5th and 8th house is Mercury. Correct, very correct. So when so one is trine, one is trick house. Yeah. तो जब सैटर्न मरकरी के ऊपर से जाता है then how does it behave? Because one is trine. देखिए हमने उस दिन बात की थी कि जब कोई प्लैनेट एक ट्राइन हाउस का लॉर्ड होता है तो हमने कहा था कि इट इज अ फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट, बट in case the मूल त्रिकोण साइन of that planet falls in a trick house, अगर उसका मूल त्रिकोण साइन त्रिक हाउस में फॉल करता है then it becomes a malefic planet. तो यहाँ पर जब 3 और 6 जो है वो 8th हाउस है and that is the मूल त्रिकोण साइन of Mercury actually. तो उसका जो मूल त्रिकोण साइन है that is in the trick house, so that's why it's not benefic actually, it will become a malefic actually. तो हमें उस एंगल से देखना पड़ेगा। So when Saturn transit Mercury, it will basically be treated as a trick house lord. Correct, correct. क्योंकि उसका मूल त्रिकोण साइन है वो, and that is more important. और हम लोगों ने जब डिस्कस किया था about the basic functional malefic and benefic, we clearly said कि lord of any trick house, any trine house will be functional benefic provided its मूल त्रिकोण sign does not fall in a trick house. That was the main condition actually. और हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि मान लीजिए एरीज असेंडेंट में सपोज जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ 9th and the 12th हाउस, एरीज असेंडेंट के लिए जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ 9th and 12th हाउस, और उसका मूल त्रिकोण साइन त्रिक हाउस में नहीं है बिकॉज मूल त्रिकोण साइन इज 9 नंबर which is in 9th house. तो इसलिए हमने कहा था कि that is a functional benefic planet.
बट इस पर्टिकुलर केस में जैसा आप कह रहे हैं कि जो मूल त्रिकोण साइन है वो त्रिक हाउस में है, इसलिए ये एक मेलिफिक की तरह ही एक्ट करेगा, राइट? Thank you, sir. Now the Saturn transit over the Lord of third house. Third house हमारे co-born का house है, तो that is also supposed to be a good transit, and you get a good news about your co-born, about your sibling actually. और जब Saturn transit करता है Lord of ninth house, so naturally ninth house signifies all these things: father, foreign travel, higher education, and all those things, name, fame, and everything. तो इसीलिए जब Saturn transit करेगा over the Lord of ninth house, you may get good news concerning any signification of the ninth house, which may be father, which may be foreign travel, which may be higher education, maybe your name, fame, and anything connected with that actually. और Saturn transit over the Lord of, ये तो हो गया, Saturn transit over the house with 3 or more planets. मान लीजिए कोई किसी पर्टिकुलर हाउस में आपके 3-4 प्लैनेट हैं या नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं वहां पर, और जब वहां सैटर्न ट्रांजिट करता है तो उसमें उस टाइम जो है काफी जो लाइफ की इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं वो होती हैं नेटिव के लिए, मतलब इट बिकम्स ए सिग्निफिकेंट टाइम एक्चुअली द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न, एंड इट ऑल डिपेंड्स कि कौन से प्लैनेट हैं या जो ट्रांजिट होगा या अच्छा होगा या बुरा होगा, बट अच्छा हो या बुरा हो, but this will be a significant time or the time for the important events for the native. अब थोड़ा सा जुपिटर की बात करते हैं. जुपिटर, transit of Jupiter over the three houses, transit of Jupiter over three houses, तो उसको अच्छा नहीं माना, it gives inauspicious results. और अब जो अगर लॉर्ड ऑफ three house को हम कंसिडर करें, transit of Saturn over the Lord of three houses, then it says it provides protection. Just reverse of Saturn. Saturn का हमने कहा था कि जब Lord of three house के ऊपर transit करता है तो खराब रिजल्ट देता है, लेकिन जुपिटर जो है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है या उसके लिए ऑस्पिशियस होता है. और transit of Rahu Ketu over a house well aspected and having good connection with the sun and moon. जब भी राहु और केतु का ट्रांजिट होगा ऐसे हाउस पर जिसका कनेक्शन या एसोसिएशन सन और मून के साथ में है इन द नेटल चार्ट, तो कहते हैं कि द ट्रांजिट इज सपोज्ड टू बी वेरी गुड ट्रांजिट एक्चुअली, एंड यू गेट द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट कंसर्निंग दैट पर्टिकुलर हाउस एक्चुअली. कि अगर राहु केतु किसी भी हाउस के ऊपर अगर ट्रांजिट कर रहे हैं और उस हाउस का जो कनेक्शन है वो सन और मून के साथ अच्छा कनेक्शन है, मींस कि सन मून जो है एक बेनिफिक प्लैनेट की तरह उसको एसोसिएट कर रहे हैं, तो आपको जो एक्विजिशन ऑफ द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट कंसर्निंग द हाउस ऑफ ट्रांजिट. फिर कहा कि राहु केतु जब ट्रांजिट करते हैं और उस टाइम अगर दे हैव एन एसोसिएशन ऑफ बेनिफिक और द योग कारक प्लैनेट, या तो बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन हो जहां ट्रांजिट कर, हैविंग एसोसिएशन मतलब जब ट्रांजिट कर रहे हैं और उस टाइम जो ट्रांजिट में राहु केतु के साथ बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन हो या किसी योग कारक प्लैनेट का एसोसिएशन हो, तो उसमें कहते हैं कि जो सडन गेन ऑफ वेल्थ होता है ऐसे टाइम में. और सडन गेन ऑफ वेल्थ मीन्स कि जो भी लॉटरी है या इंश्योरेंस वगैरह टाइप से एक सडन जो है वो एक गेन ऑफ वेल्थ होता है. अब नाउ एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रांजिट ऑफ राहु, कहते हैं कि किसी भी जो रिजल्ट तो आपने देख लिया कि वो बेनिफिक है, योग कारक के साथ है, तो कुछ और टाइप के रिजल्ट होंगे, लेकिन इन जनरल कि जब भी ट्रांजिट करता है राहु किसी भी हाउस के ऊपर, सो इट्स बैड फॉर द हेल्थ, और यू कैन से दैट द पार्ट ऑफ द बॉडी रिप्रेजेंटेड बाय दैट हाउस. तो हमेशा आप देखिए कि जब भी राहु का ट्रांजिट होगा किसी पर्टिकुलर हाउस के ऊपर और उस हाउस से जो बॉडी का पार्ट इंडिकेटेड है उस पार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, दैट पार्ट विल सफर फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू. तो ये एक बहुत ही मतलब इट्स वेरी जनरल पॉइंट बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप राहु और केतु का ट्रांजिट देखते हैं या पर्टिकुलरली राहु का जब ट्रांजिट देखते हैं तो जिस हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहा है तो उस हाउस से बॉडी का कौन सा पार्ट इंडिकेटेड है और उस पार्ट में बॉडी के कुछ ना कुछ हेल्थ से कनेक्टेड प्रॉब्लम होगी. अब
ट्रांजिट ऑफ मून ओवर द नेटल राहु, ये तो राहु का ट्रांजिट हुआ, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि जहां भी राहु का प्लेसमेंट है आपके हॉरोस्कोप में और उसके ऊपर मून ट्रांजिट कर रहा है, और मून जो ट्रांजिट करता है या एक साइन में रहता है, दिस इज 2.25 days, दैट वी नो कि जो टाइम की हम बात कर रहे हैं दैट इज 2.25 दिन का टाइम है कि मून जो है ट्रांजिट कर रहा है ओवर द नेटल राहु, एंड दैट ट्रांजिट इज वैलिड फॉर 2.25 days। तो कहते हैं कि उस टाइम भी काफी जो मेंटल टेंशन होता है या कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, बट जैसे ही मून वहां से निकलेगा 2.25 दिन के बाद, जैसे ही मून वहां से निकलेगा, देन इट गिव्स ए बेनिफिक रिजल्ट्स। सडनली आप देखेंगे कि जो 2.5 दिन या 2.25 दिन परेशानी चल रही थी, वो परेशानी दूर हो गई और सडनली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। तो ये एक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ट्रांजिट ऑफ मून ओवर द नेटल राहु, कि 2.25 दिन तक तो आपने देखा कि काफी प्रॉब्लम रही, काफी अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या मेंटल टेंशन हो, बट जैसे ही वहां से उस साइन से ट्रांजिट किया मून ने 2.25 दिन के बाद, सडनली यू फील कि सब कुछ ठीक हो रहा है दोबारा से जो है। तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ ट्रांजिट ऑफ मून ओवर द नेटल राहु। और जब राहु केतु सैटर्न के ऊपर ट्रांजिट करते हैं, जब राहु या केतु दे ट्रांजिट ओवर सैटर्न, इट्स सपोज टू बी ए बैड टाइम। जैसे मैंने कहा था कि अगर एक मैलिफिक के ऊपर दूसरा मैलिफिक ट्रांजिट करता है तो रियली इट्स टेस्टिंग टाइम फॉर द नेटिव, एक्चुअली डिफिकल्ट टाइम। वही चीज यहाँ पर है कि जो जैसे ही जो राहु केतु ट्रांजिट करेंगे शनि के ऊपर, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स, और ये जो अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट की बात हो रही है, दीज आर नॉट द पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, दीज आर बेसिकली नेगेटिव डेवलपमेंट्स, क्योंकि जब भी एक मैलिफिक के ऊपर दूसरा मैलिफिक प्लैनेट ट्रांजिट करता है, और पर्टिकुलरली जो शनि के ऊपर राहु या राहु के ऊपर शनि जब भी आप ट्रांजिट करेगा या इनकी दशा भी ऑपरेट होगी, कभी राहु सैटर्न की या सैटर्न राहु की, देन यू फाइंड दैट देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द लाइफ व्हिच वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, और सडनली जो है कुछ ना कुछ ऐसी सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से हम काफी परेशान हो जाते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब एक मैलिफिक के ऊपर दूसरा मैलिफिक ट्रांजिट कर रहा है, जैसे सन के ऊपर राहु ने ट्रांजिट किया, मार्स के ऊपर सैटर्न ने ट्रांजिट किया, या सन के ऊपर सैटर्न ने ट्रांजिट किया, तो सडनली आप देखेंगे कि बड़ी सीरियस प्रॉब्लम होती है और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, जैसे कहा ना, डेवलपमेंट होते हैं कि आप अच्छे खासे नौकरी कर रहे हैं और सन के ऊपर राहु ट्रांजिट किया, पता लगा नौकरी चली गई आपकी। अच्छा खासे गवर्नमेंट चल रही है आपकी, अगर मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में कंसिडर करें, और सन के ऊपर या सैटर्न के ऊपर राहु ट्रांजिट हो गया, गवर्नमेंट फेल हो जाती है उस टाइम। तो ये सडन डेवलपमेंट होते हैं, अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट होते हैं जब इस टाइप से ट्रांजिट होता है एक मैलिफिक का दूसरे मैलिफिक के ऊपर। अब क्वेश्चन ये आता है बहुत बार कि हर प्लैनेट है इंडिविजुअल प्लैनेट, किसी के रिजल्ट तो आपको साइन में एंटर करते ही मिल जाते हैं, किसी के रिजल्ट होता है कि मिडिल पार्ट ऑफ द साइन मिलते हैं, किसी के होता है कि टुवर्ड द एंड ऑफ द ट्रांजिट रिजल्ट मिलते हैं। तो ये कहा कि जैसे जो ये दो प्लैनेट हैं सन एंड मार्स, इनके रिजल्ट इमीडिएटली मिलते हैं, बिकॉज इमीडिएटली द एंटर इज साइन, दे गिव यू द रिजल्ट एक्चुअली। और वैसे भी हम कहते भी हैं कि मार्स जो है दैट इज द फास्टेस्ट एक्टिंग प्लैनेट, मार्स जो है वो फास्टेस्ट एक्टिंग प्लैनेट है, और इसीलिए हम जो सारा कंसेप्ट भी मांगलिक दोष का इसी की वजह से बना, क्योंकि जो भी तोड़फोड़ करनी होती है मंगल इमीडिएटली कर देता है, और बाकी प्लैनेट बहुत स्लो एक्टिंग होते हैं, उनका आपको पता नहीं चलता इमीडिएट उसमें जो है, बट मंगल जो है बहुत ही फास्ट एक्टिंग प्लैनेट है और इसके रिजल्ट आपको इमीडिएटली मिलते भी हैं। और सन और मार्स जो है जैसे ही साइन में एंटर करते हैं, यू स्टार्ट फीलिंग देयर रिजल्ट्स एक्चुअली, इमीडिएटली आपके उसके रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाते हैं एक्चुअली में। और जो जुपिटर और वीनस है, जुपिटर एंड वीनस, दे गिव द रिजल्ट ड्यूरिंग द मिड पार्ट ऑफ द साइन। इसका मतलब जब करीब उस साइन के 15 डिग्री के आसपास आते हैं या मिडिल पोर्शन में आते हैं, तब उनके रिजल्ट आपको मिलते हैं। और जो मून एंड सैटर्न, they give result during the last part of the sign, जब toward the end of sign मूव करते हैं, तब उनका इन्फ्लुएंस या ट्रांजिट का इन्फ्लुएंस आपको ज्यादा फील होता है। और जहां तक मरकरी और राहु केतु का सवाल है, इनके रिजल्ट हमेशा सेम ही रहते हैं, whether they are toward the beginning or toward the end actually, तो उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता
बट पर्टिकुलरली जो सन और मार्स हैं, जैसे ही किसी साइन में एंटर होते हैं, किसी भी साइन में ट्रांजिट होता है, तो स्टार्ट फीलिंग द रिजल्ट्स इमीडिएटली। बट जुपिटर और वीनस का काफी देर के बाद जब वो मिडिल पोर्शन में आते हैं, जब उसके रिजल्ट आपको फील होते हैं। और मून और सैटर्न जो है, ये जो लास्ट पार्ट ऑफ द साइन या टुवर्ड द एंड ऑफ द साइन जब मूव करते हैं, जब उसके रिजल्ट आपको मिलते हैं। अब another very important thing and very useful thing, कहते हैं कि राहु controls the malefic effect of Mars, Mercury. राहु controls the malefic effects of Mercury. It's a very important point. थोड़ा सा आपको एक ध्यान लगा के देखना पड़ेगा कि राहु controls the malefic effect of Mercury. Saturn of both राहु and Mercury. सबसे जो अगर हम लोअर उसमें रखें तो Mercury will be controlled by Rahu, and Mercury and Rahu both will be controlled by Saturn. और मार्स जो है वो इन तीनों को कंट्रोल करता है, राहु, मरकरी एंड सैटर्न को। और मून जो है वो इन चारों को, राहु, मरकरी, सैटर्न और मार्स को कंट्रोल करता है। और सन कंट्रोल करता है इल इफेक्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। सन कंट्रोल्स द मैलिफिक इफेक्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। मतलब ये हुआ कि राहु जो है मरकरी को कंट्रोल किया, और राहु और मरकरी को कंट्रोल किया सैटर्न ने। मार्स ने कंट्रोल किया इन तीनों को, मरकरी, राहु एंड सैटर्न को। और मून ने मार्स को मिला के चारों को कंट्रोल किया। और सन जो है वो कंट्रोल्स द इल इफेक्ट ऑफ ऑल अदर प्लैनेट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि सैटर्न का जो ट्रांजिट है, इसे मैलेफिक ट्रांजिट। Let us say कि in any particular at a particular time Saturn is having a malefic transit on a particular house, तो वो कहते हैं कि ये रिजल्ट सस्पेंडेड रहेंगे till there is a powerful transit of moon, Mars और sun। अगर उस पर्टिकुलर टाइम में मून, मार्स या सन का ट्रांजिट फेवरेबल है, तो शनि के रिजल्ट आपको मैलिफिक नहीं मिलेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक बार और इसको एक बार देखते हैं कि जो राहु जो है वो कंट्रोल द मैलिफिक इफेक्ट ऑफ मरकरी, राहु। सैटर्न कंट्रोल्स द मैलिफिक इफेक्ट ऑफ दिस टू, राहु एंड मरकरी। मार्स कंट्रोल द मैलिफिक इफेक्ट ऑफ राहु, मरकरी एंड सैटर्न। मून कंट्रोल्स द मैलिफिक इफेक्ट ऑफ राहु, मरकरी, सैटर्न एंड मार्स। एंड सन कंट्रोल्स द इल इफेक्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी का भी प्लैनेट का ट्रांजिट आपके हॉरोस्कोप में बहुत ज्यादा मैलिफिक है भी अगर, बट सन का ट्रांजिट बहुत फेवरेबल है, सन का ट्रांजिट बहुत फेवरेबल है, तो उस जो मैलिफिक ट्रांजिट के रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत खराब रिजल्ट, वो आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज सन कंट्रोल्स द मैलिफिक ट्रांजिट ऑफ ऑल अदर प्लैनेट्स। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम में जब तक सन का फेवरेबल ट्रांजिट है आपके हॉरोस्कोप में, तो किसी भी प्लैनेट का ट्रांजिट कितना भी खराब हो, that malefic effect will remain suspended till the time the transit of sun is favorable. तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम खाली सन को भी कंसिडर करें कि जब तक सन का आपके हॉरोस्कोप में फेवरेबल ट्रांजिट है, तब तक किसी भी प्लैनेट का कितना भी मैलिफिक ट्रांजिट क्यों ना हो, तो दैट मैलिफिक रिजल्ट विल रिमेन सस्पेंडेड टिल द टाइम द ट्रांजिट ऑफ सन इज फेवरेबल। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको हम देखेंगे क्योंकि बहुत बार हमें लगता है कि ट्रांजिट तो बहुत खराब हो रहा है, बट हम लोग कहते हैं कि नहीं उसके रिजल्ट तो उसको खराब मिले नहीं कोई भी, पर खराब इसीलिए नहीं मिले कि बाई चांस द ट्रांजिट ऑफ सन वाज फेवरेबल। इसलिए उस टाइम तक जब तक सन का जो ट्रांजिट फेवरेबल है, तो किसी भी मैलिफिक प्लैनेट के जो मैलिफिक रिजल्ट, किसी भी प्लैनेट के जो मैलिफिक ट्रांजिट के रिजल्ट है वो आपको नहीं मिलेंगे, ये आप कहेंगे उस टाइम तक सस्पेंडेड रहेंगे। तो ये एक हमेशा आप ध्यान रखिए कि अगर ट्रांजिट कितना भी खराब हो किसी भी प्लैनेट का, बट अगर सन का ट्रांजिट आपके लिए फेवरेबल है, तो आप उस टाइम तक उस प्लैनेट के मैलिफिक ट्रांजिट के रिजल्ट से बचे रहेंगे, या उसके जो मैलिफिक इफेक्ट हैं दे विल रिमेन सस्पेंडेड टिल द टाइम द ट्रांजिट ऑफ सन इज फेवरेबल। अब एक पॉइंट और है, if native is running dasha of a benefic planet, if a native is running the period of a benefic planet and transit of that planet is in the good house, और उसका जो
ट्रांजिट है उस पर्टिकुलर प्लैनेट का वो अच्छे घर में है, तो कहते हैं कि जो ऑस्पिशियस रिजल्ट तो देने वाला था प्लैनेट, दे बिकम मोर प्रोमिनेंट, और भी ज्यादा बेटर हो जाते हैं कि अगर उसी की दशा चल रही हो उसी पर्टिकुलर प्लैनेट की और किसी भी बेनिफिक प्लैनेट की, और उसका जो ट्रांजिट है दैट इज इन द गुड हाउस, तो दशा विल एड द बेनिफिक इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। दशा क्योंकि उसी की चल रही है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो बेनिफिक प्लैनेट के रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और अगर दशा लॉर्ड इज ट्रांजिटिंग इन ए त्रिक हाउस, और मान लीजिए कि वो अच्छे घर में दशा लॉर्ड का ट्रांजिट नहीं हो रहा, किसी त्रिक हाउस में हो रहा है, तो उसके जो ऑस्पिशियस रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कम हो जाते हैं। और ये तो था अबाउट द बेनिफिक प्लैनेट की दशा है, लेकिन अगर मेलिफिक प्लैनेट की दशा ऑपरेट हो रही है, इफ नेटिव इज रनिंग दशा ऑफ ए मेलिफिक प्लैनेट एंड दैट प्लैनेट इज इन द त्रिक हाउस इन ट्रांजिट, एक मेलिफिक प्लैनेट की दशा ऑपरेट हो रही है और वो जो मेलिफिक प्लैनेट है वो त्रिक हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो कहते हैं कि इनऑस्पिशियस रिजल्ट्स विल गेट मैग्नीफाइड, और ज्यादा जो अशुभ हो जाएंगे, जो रिजल्ट आपको अशुभ मिलने वाले थे उनकी अशुभता और ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर वो प्लैनेट अच्छे घर में ट्रांजिट कर रहा है तो जो इनऑस्पिशियस या जो अशुभ फल हैं उसके वो कम हो जाएंगे। तो ये दशा के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर दशा उसी प्लैनेट की चल रही है और अगर वो प्लैनेट का ट्रांजिट अच्छे घर में है तो उसका इफेक्ट भी आपके ट्रांजिट के रिजल्ट के ऊपर होता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि हम ट्रांजिट के रिजल्ट देखते हैं, हम लग्न से देखें या मून से देखें या सन से देखें, बट जिससे भी हम देखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम नाउ आजकल हम लोग लग्न से भी देखते हैं, अगर मून बहुत पावरफुल होता है तो मून से भी देखते हैं। तो ये कहा कि जो कुछ स्थान हैं जहां पर उनका ट्रांजिट अच्छा माना गया, कि जैसे सन है, तो सन कहते हैं कि जो अपना 3, 6, 10, 11 पोजीशन में जब ट्रांजिट करता है उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं। मून जब करता है 1, 3, 6, 7, 10, 11 पोजीशन में उसके ट्रांजिट अच्छे होते हैं। मार्स एंड सैटर्न करते हैं 3, 6, 11 में, तो उसके ट्रांजिट के रिजल्ट अच्छे होते हैं। अब ये हर प्लैनेट के लिए जो एस्ट्रोलॉजिकल बुक्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि किस प्लैनेट का ट्रांजिट किस किस पोजीशन में अच्छा या खराब होता है। तो यहाँ जो अच्छे प्लैनेट की अच्छे जो ट्रांजिट की बात हो रही है कि ये प्लैनेट जो है जब इन साइन में लगन से या मून से इनका ट्रांजिट जो है वो अच्छा होता है। तो हम तो कह रहे हैं कि चलो अच्छा है, हम लोगों ने देखा कि सन ने 3rd हाउस में ट्रांजिट किया एंड एज पर दिस थ्योरी द ट्रांजिट शुड बी गुड एक्चुअली। तो यहाँ पर जो हम प्लैनेट्स के वेद की बात कर रहे हैं, वेद स्थान की बात कर रहे हैं, कि वो कहते हैं कि सन अगर 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, सन अगर 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, अगर उसके 9th उस समय अगर 9th हाउस में कोई भी प्लैनेट है ट्रांजिट में, कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट में है, तो वो प्लैनेट उसका वेद कर देगा, मतलब उसके रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अच्छे रिजल्ट वो नहीं मिलेंगे। तो ये हर पोजीशन के लिए वेद स्थान है जो जिसको हम उस प्लैनेट के जो ऑस्पिशियस रिजल्ट होते हैं उसको खत्म कर देते हैं। तो सन का कहा कि अगर 3rd पोजीशन में है इट गिव्स यू गुड रिजल्ट्स, बट अगर उसके साथ साथ 9th पोजीशन में कोई अगर प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है, इट मीन्स कि जो ऑस्पिशियस रिजल्ट्स हैं दे विल नॉट बी फेल्ट बाय यू। तो आप कहेंगे कि क्यों नहीं मिल रहे, तो ट्रांजिट बहुत अच्छा था, क्यों नहीं रिजल्ट मिल रहे, बट ये वेद कर रहा है प्लैनेट दूसरा वहां पर। तो वेद स्थान जो है लिखे गए, ये तो ऑस्पिशियस हाउसेस हैं जहां ट्रांजिट करता है, और ये उनकी वेद की पोजीशन है कि अगर कोई भी प्लैनेट वेद स्थान में होगा तो उसके जो ऑस्पिशियस रिजल्ट है वो आपको फील नहीं होंगे। जैसे सन का 6th हाउस में का अच्छे रिजल्ट है, लेकिन 12वें घर में अगर कोई भी प्लैनेट है ट्रांजिट में, इट मीन्स कि वो वेद कर देगा, जो अच्छे रिजल्ट आपको है वो नहीं मिलेंगे। मंगल और शनि है 3rd हाउस में कहा अच्छे हैं, लेकिन अगर साथ में 12th हाउस में अगर कोई भी इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लैनेट, इट मे बी मेलिफिक बेनिफिक, कोई भी अगर प्लैनेट है ट्रांजिट में, तो उसके जो रिजल्ट हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये वेद करते हैं प्लैनेट, वी कॉल इट वेदाज ऑफ द प्लैनेट, कि अगर उसके एक करस्पॉन्डिंग पोजीशन में वेद स्थान में अगर कोई प्लैनेट है तो उसके जो ऑस्पिशियस रिजल्ट होते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। तो ये सर एक मिनट, अगर सन आपने जैसे बोला 3rd हाउस, दैट मींस अगर नेटल सन आपका लगन में बैठा है
तो जब सन थर्ड हाउस से जाएगा नेटल की तब बात नहीं कर रहे हम, नहीं 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 नहीं, हमने कहा कि जब हम ट्रांजिट देखते हैं, हम आप लग्न से देखें या मून से देखें, लग्न से देखें या बेसिकली हम लग्न से देखते हैं या मून से देखते हैं, तो मान लीजिए कि हम लगन से देख रहे हैं या मून से देख रहे हैं, तो मून से जब थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेगा तो दैट वी से कि इज ए गुड ट्रांजिट, ऑस्पिशियस ट्रांजिट है। बट साथ में अगर 9th हाउस में मून से अगर कोई भी प्लैनेट बैठा, कोई भी प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा हो, तो मून के जो सन के ट्रांजिट के जो ऑस्पिशियस इफेक्ट है वो नहीं मिलेंगे आपको, उसका वेद हो जाएगा। दिस इज व्हाट दे से। ये हम जो पोजीशन देख रहे हैं दैट वी आर सीइंग आइदर फ्रॉम द लग्न और फ्रॉम द मून एक्चुअली, जिससे भी हमें देखना है ट्रांजिट, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये। अगर हम मून से भी ट्रांजिट के रिजल्ट देख रहे हैं तो ये कहा कि मून से जब सन का थर्ड हाउस में ट्रांजिट होगा तो इट विल गिव यू गुड रिजल्ट, दैट इज ए गुड ट्रांजिट। या 6th हाउस में होगा तो इसे गुड ट्रांजिट, 10 में होगा इसे गुड ट्रांजिट, 11 में होगा इसे गुड ट्रांजिट। और ट्रांजिट तो हो गया बट रिजल्ट आपको नहीं मिले। आप देख रहे हैं कि इतना बढ़िया ट्रांजिट हो रहा है, किताबों में लिखा हुआ है, बताया भी था, लेकिन रिजल्ट उसके क्यों नहीं मिल रहे? रिजल्ट इसलिए नहीं मिल रहे कि ट्रांजिट के समय उसके वेद स्थान में कोई प्लैनेट है, जिसकी वजह से उसके जो ऑस्पिशियस रिजल्ट हैं, ऑस्पिशियस इफेक्ट हैं, वो नलिफाई हो गए। So that is the role of this planet during the Veda of that particular स्थान actually। तो इस तरह से हमें देखना है कि कोई प्लैनेट वेद तो नहीं कर रहा, और अगर वेद कर रहा है तो उसके रिजल्ट आपको ऑस्पिशियस रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो उसके जो ऑस्पिशियस रिजल्ट्स हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और उसमें जो एक कंडीशन है कि जो सन, सैटर्न, मून एंड मरकरी, ये जो 4 प्लैनेट हैं, दे डोंट कॉज वेदा, इनकी वजह से वेद नहीं होगा। इनके अलावा अगर कोई दूसरा प्लैनेट होगा तब हम वेद मानेंगे, बट these 4 प्लैनेट दे डोंट कॉज वेदा। इसके जस्ट रिवर्स विपरीत वेद है। इसके जस्ट जो उल्टा, बिल्कुल एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये विपरीत वेद है। कैसे? कि कोई भी जो प्लैनेट है, if when there is a planet at any of its Ved places, it is inauspicious, ये तो हमने कहा। But if there is a corresponding good house, its evil effect is obstructed। हमने कहा कि कोई भी प्लैनेट वेद स्थान में है तो उसके रिजल्ट जो है वो इनऑस्पिशियस हो गए। वो कहता है कि बट इफ देयर इज ए प्लैनेट इन द करस्पॉन्डिंग गुड हाउस, उसका उल्टा बिल्कुल। हमने कहा था कि गुड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और वेद स्थान में कोई प्लैनेट है तो जो ऑस्पिशियस रिजल्ट थे वो वेद हो गया उसका जो है। यहाँ इसका उल्टा है कि अगर कोई प्लैनेट ऐसी जगह ट्रांजिट कर रहा है कि उसके इनऑस्पिशियस रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, बट उसके जो कोरस्पॉन्डिंग गुड हाउस है इसके उल्टे जो है बिल्कुल, कोई अगर प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है तो उसके जो खराब इफेक्ट हैं वो भी बंद हो जाते हैं। इट जस्ट रिवर्स ऑफ व्हाट वी हैव सेड इन द अर्लियर केस। जैसे एग्जांपल भी दी कि अगर सन मान लीजिए कि इज इन ट्रांजिट इन द 9th हाउस फ्रॉम द मून, सन जो है वो मून से 9th हाउस में मान लीजिए ट्रांजिट कर रहा है और ये इनऑस्पिशियस ट्रांजिट है, जैसे हमने भी देखा। दिस इज एन इनऑस्पिशियस ट्रांजिट। बट अगर थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, थर्ड हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है ट्रांजिट के साइन, तो हम कहते हैं कि उसके जो इल इफेक्ट है वो आपको फील नहीं होंगे। तो इसका बिल्कुल जस्ट रिवर्स हो गया। जो हमने पहले बात की कि अच्छी जगह ट्रांजिट कर रहा है और वेद स्थान में एक कोई भी प्लैनेट है तो अच्छे रिजल्ट आपके पोस्टपोन हो गए। अब दूसरी बात हुई कि मान लीजिए वेद स्थान में या जो इनऑस्पिशियस हाउस में कोई प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन करस्पॉन्डिंग गुड हाउस में कोई प्लैनेट है, तो जो इनऑस्पिशियस रिजल्ट है वो भी आपको नहीं मिलेंगे। इट्स जस्ट द रिवर्स ऑफ दैट अर्लियर वन एक्चुअली। अब हम थोड़ा सा 7.5 की बात करेंगे। ट्रांजिट तो हो गया, मतलब जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है अमेरिकन में काफी है वो इस क्लास के लिए। और ट्रांजिट के बेसिस पर कभी कभी हम काफी मतलब प्रिडिक्शन करते हैं और अच्छे प्रिडिक्शन हो जाते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि इसकी इम्पोर्टेंस
बहुत होती है मतलब ट्रांजिट की, तो इसलिए वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट द ट्रांजिट ऑल द टाइम। अगर ट्रांजिट को आप अकाउंट फॉर नहीं करेंगे तो द जो आपने एग्जामिन किया दैट इज ओनली 2/3, नॉट द कंप्लीट हॉरोस्कोप। अब एक ये साढ़े साथी है, ढैया है, इसकी बातें बहुत होती हैं और इसमें भी बहुत सारे डाउट हैं लोगों को और क्लैरिटी ज्यादातर लोगों को नहीं है कि साढ़े साथी है तो क्या होगा, ढैया है तो क्या होगा। सो ऑल दीज थिंग्स थोड़ा सा एक बार हम इसको देख लेंगे, क्योंकि ये लोग हमसे हमेशा पूछेंगे कि साढ़े साथी चल रही है या नहीं चल रही है, साढ़े साथी चल रही है तो क्या रिजल्ट होगा, कोई अगर ढैया चल रहा है तो क्या इफेक्ट होगा उसका, ढैया कैसे होता है, क्या नहीं होता, ऑल दोज थिंग्स वो काफी मैटर करती हैं और लोग आपसे पूछते भी हैं। तो यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली। तो सबसे पहले तो जब हम साढ़े साथी की बात करते हैं या ढैया की बात करते हैं तो that everybody knows कि it is concerned with the two planets, Moon and Saturn। दो प्लैनेट हैं, उसी से कनेक्टेड है ये। दूसरा, जब हम 7.5 साल की बात करते हैं तो हमने देखा था कि जो शनि है एक राशि में 2.5 साल तक रहता है, 2.5 साल के बाद राशि ट्रांजिट करता है। तो इसका मतलब जब हम 7.5 साल की बात कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर कंसिडरिंग ट्रांजिट ऑफ सैटर्न इन द 3 हाउसेस, 3 साइंस, 3 साइन में शनि के ट्रांजिट की हम बात कर रहे हैं। तो पहला चीज तो यह है कि मून और सैटर्न से कनेक्टेड है दोनों चीजें, साढ़े साथी हो या ढैया हो। और जब साढ़े साथी की बात करेंगे तो इट इज कंसर्न विद द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न इन द 3 साइंस। और जब हम ढैया की बात करेंगे तो दैट इज द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न ओनली इन द 1 साइन। तो जो इसके इफेक्ट होंगे या जो इसके रिजल्ट होंगे उसको समझने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ दिस 2 प्लैनेट्स कि सैटर्न क्या है और मून क्या है। तो सैटर्न कहा है कि इट इज स्टेबलाइजिंग प्लैनेट, इट मेक्स ए पर्सन इंडस्ट्रियस, मेहनती बनाता है एंड अपलॉडिंग नेचर। और अगर एफ्लिक्टेड होता है तो ये जो सारे उसके जो मेलिफिक इफेक्ट होते हैं, डिले, डिस्प्यूट, ये सब चीजें आपको मिलती हैं। और जब ये बेनिफिक प्लैनेट होता है शनि, मैं कहा था कि शनि इज अ वंडरफुल प्लैनेट एक्चुअली, और शनि गिव्स यू द स्टेटस आल्सो। शनि इज अ प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन, शनि इज अ प्लैनेट ऑफ जस्टिस, शनि इज बेसिकली ए वंडरफुल स्पिरिचुअल प्लैनेट। With the help of Saturn you go into the depth of the knowledge, it may increase your power of meditation also. So it's a wonderful planet. तो कहते हैं कि जब शनि बेनिफिक होता है तो it gives you endurance, economy, stability, self control, accuracy, precaution in all the matters। कहते हैं कि बहुत एक जैसे एक एक्सपीरियंस्ड आदमी बिहेव करता है तो वैसे ही अगर शनि आपके हॉरोस्कोप में वेल प्लेस्ड है तो यू बिहेव लाइक दैट एक्चुअली। जैसे आपको बहुत एक्सपीरियंस है, आपको बहुत नॉलेज है, आपको सब कुछ पता है, आप किसी भी मैटर को टैकल कर सकते हैं, जैसे कोई बड़ा एक्सपीरियंस्ड आदमी होता है उस टाइप से आप बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ट्रूथफुलनेस देता है, चैरिटी देता है, पावर ऑफ मेडिटेशन देता है, कंसंट्रेशन देता है, सिंसियरिटी, प्रूडेंस एंड ऑल दोस थिंग्स। और इसके अगेंस्ट में मून क्या है? जस्ट यू सी इन कॉन्ट्रास्ट टू सैटर्न, मून इज ए कूल प्लैनेट और ये जो आपके इमोशंस हैं, फीलिंग है, सेंसेशन है, उसको गवर्न करना। मून जो बेसिकली जो मून से गवर्न लोग होते हैं दे वेरी इमोशनल, बहुत ही एक इमोशनल टाइप के लोग होते हैं और ये हमारे माइंड को भी गवर्न करता है। और इसके अलावा हमारा जेंटलनेस है, मदर है, मेंटल पीस है, फैमिली लाइफ है, इन्फेंसी को भी गवर्न करता है। तो बेसिकली हम मून के बारे में कहेंगे कि मून इज बेसिकली ए प्लैनेट ऑफ द माइंड एक्चुअली, इट गवर्न्स योर माइंड। एंड सैटर्न आपने देखा कि व्हाटएवर मे बी द रिजल्ट्स, बट वन थिंग इज डेफिनेट दैट सैटर्न पुट्स द एलिमेंट ऑफ प्रेशर एंड फोर्स। कहा जाता है कि सैटर्न ही एक ऐसा प्लैनेट है जो जिसकी वजह से आप डिसीजन ले पाते हैं। बहुत बार देखा होगा कि हम लोग शादी की बात करते हैं, लड़के लड़कियां देखते हैं और डिसीजन नहीं ले पाते कि हम क्या करें, किससे शादी करें। बट जैसे ही सैटर्न का कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है दशा में या ट्रांजिट में, वी इमीडिएटली मेक ए डिसीजन। हमें कोई नौकरी है, 2-4 नौकरी ऑप्शन है, हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमें कौन सा जॉब ज्वाइन करना है या क्या प्रोफेशन ज्वाइन करना है,
बट जैसे ही सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट होगा यू इमीडिएटली मेक ए डिसीजन एक्चुअली. तो सैटर्न इज अ प्लैनेट विच हेल्प्स यू इन डिसीजन मेकिंग. और डिसीजन मेकिंग का मतलब यही है कि इट अप्लाइज प्रेशर ऑन द माइंड, and immediately it applies pressure on the mind, you are able to make a decision actually. That is the basic purpose of Saturn. तो एक चीज तो डेफिनेट है कि जैसे ही जब मून आपका आपके हॉरोस्कोप में जहां भी हो या नेटल मून की पोजीशन जहां भी हो, उसके आसपास जब शनि ट्रांजिट कर कर आएगा, so it will put a pressure on your mind. You will be under lot of mental pressure. ये तो बेसिक नियम हो गया कि मून कैसा भी हो, सैटर्न कैसा भी हो, और जैसे ही सैटर्न मून के पास आएगा तो आप देखेंगे कि अननेसेसरीली एक आप अच्छे खासे बैठे हुए थे, बड़ा कंफर्टेबल लाइफ आपकी चल रही थी, सडनली यू स्टार्ट हैविंग लॉट ऑफ मेंटल टेंशन, कहीं ना कहीं से मेंटल टेंशन आना शुरू हो जाता है. तो दैट इज द बेसिक रोल ऑफ साढ़े साथी. और हम लोग इसी को बहुत खराब मानकर और हम लोगों ने प्रिज्यूम कर लिया या एक अपना माइंड सेट बना लिया कि साढ़े साथी होती है तो उसके रिजल्ट आपको बहुत खराब मिलते हैं. अब पहले हम साढ़े साथी को डिस्कस करें, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि साढ़े साथी शुरू कैसे होती है. और जैसा हम लोग जानते हैं कि जब एक राशि पहले जब शनि ट्रांजिट करता है मून से तो साढ़े साथी की शुरुआत हो जाती है. और जैसे कहा कि मून से 12th पोजीशन में जब शनि ट्रांजिट में आता है तब साढ़े साथी की शुरुआत होती है. 2.5 साल उस साइन में रहता है, उसको हम फर्स्ट फेज ऑफ साढ़े साथी बोलते हैं. फिर मून के ऊपर आ जाएगा सैटर्न, तो सैटर्न जो है वो सेकंड फेज ऑफ साढ़े साथी हो गई. और जब मून के एग्जैक्टली जब ऊपर आ गया सैटर्न, इट मींस द टेंशन इंक्रीजेस. पहले फेज में तो साढ़े मतलब टेंशन की शुरुआत हुई, पर धीरे धीरे टेंशन बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते जब शनि एग्जैक्टली मून के ऊपर आ जाता है तो टेंशन इंक्रीजेस लाइक एनीथिंग. फिर उससे अगली राशि में गया तो जो टेंशन आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है. और हम लोग जनरली आप किसी से भी सुनिए कि साढ़े साथी जाते जाते अच्छा करती है, ये लोगों का एक कंसेप्ट है या एक माइंड में बैठा हुआ है कि साढ़े साथी जाते जाते अच्छा करती है. अच्छा नहीं करती. मैंने कहा कि जो हम जब शनि आपके मून के एग्जैक्टली ऊपर था तो आपका टेंशन बहुत ज्यादा था उस टाइम जो है, बट जैसे ही वहां से निकला या थर्ड फेज में आया तो मेंटल टेंशन कम होना शुरू हो गया. और जैसे मेंटल टेंशन कम होता है तो हम सोचते हैं कि अच्छा टाइम हमारा शुरू हो गया, हमने जो इतना ज्यादा मेंटल टेंशन था वो कम, बट कम नहीं होगा. कंपेरेटिव टू व्हेन मून वाज सैटर्न वाज एग्जैक्टली ओवर द मून, उसके कंपैरिजन में कम हो गया, लेकिन टेंशन तो रहेगा फिर भी जो है. अब क्वेश्चन ये है कि एक जनरल इंप्रेशन है कि मून से पहले साइन में जब शनि आता है तो साढ़े साथी की शुरुआत होती है. अब ना क्वेश्चन इज कि इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द मून विच वी नेवर टेक इनटू अकाउंट. कि मान लीजिए कि मून राशि के शुरू में है या बीच में है या एंड में है, तो उसका भी तो कुछ फर्क पड़ेगा पास आने का जो है, कि कितना पास आया कितना दूर चला गया. बट नोबडी टेक्स दैट इनटू अकाउंट कि डिग्री जो मून की है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है फॉर फाइंडिंग आउट द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ साढ़े साथी. जरूरी नहीं है कि साढ़े साथी आपने से कहा कि एक साइन पहले जैसे ही एंटर किया तो आपकी साढ़े साथी शुरू हो गई. इट मे बी बिफोर entry of that sign or it may be after the entry of that sign. तो एग्जैक्टली जो हम मान लेते हैं, जैसे हम कोई एग्जांपल लें, अगर लेट अस से टेक एनी एग्जांपल एक्चुअली. ये आज का हॉरोस्कोप है, लेट अस सी. यहाँ पर मून जो है दैट इज इन द 8th साइन. मून इज इन द 8th साइन. अब मून की डिग्री देखिए कितनी है यहाँ पर. मून लकीली इट इज उतना ही है, बट लेट अस टेक अनदर चार्ट एक्चुअली. आई थिंक
राइट। इसमें मून जो है वो 9 साइन में है और डिग्री कितनी है यहाँ पर देखिए इसकी 3 डिग्री। मून इज इन द 9 साइन और ये 3 डिग्री इसकी है। तो हमारा जो कॉमन परसेप्शन है वो ये है कि जब ये शनि ये 8 नंबर साइन में एंटर किया, जब भी शनि स्कॉर्पियो साइन में एंटर किया तो हमारी 7.5 शुरू हो गई। 2.5 साल यहाँ पर रहा, फिर 2.5 साल यहाँ पर रहा और 2.5 साल यहाँ पर रहा। तो हमने ये मान लिया कि ये जो 7.5 साल का समय है, क्योंकि इस समय शनि यहाँ पर है, तो दिस मैन इज रनिंग द लास्ट फेज ऑफ 7.5, क्योंकि मून से निकल गया और अब ये इस साइन में आ गया। बट नाउ यू सी द डिग्री ऑफ मून। मून की डिग्री 3 है, मून की डिग्री 3 डिग्री है। तो अगर हमने ये माना कि जब शनि ने इस साइन में ट्रांजिट किया तो 7.5 की जो है शुरुआत हुई, तो उस टाइम इसमें और उसमें कितना डिस्टेंस था मून में और शनि में जब साइन यहाँ एंटर किया? 30 और 3 33 डिग्री, 33 डिग्री। और यहाँ पर जो आप कहते हैं कि जब ये खत्म हुआ तो जब 10th साइन के एंड में जाएगा तो 7.5 खत्म होगी, तो उस टाइम डिफरेंस कितना होगा? 27 प्लस 30 57 डिग्री, विच इज नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ उतनी दूर आपने कहा कि बहुत कम दूरी पर था तो शुरुआत कर दी, और बहुत दूर तक जा रहा है तब आप कह रहे हैं कि खत्म हो रहा है। वही द डिस्टेंस शुड रिमेन द सेम, कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जब सैटर्न आएगा मून से, तब 7.5 की शुरुआत होनी चाहिए, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाएगा तो खत्म हो जाना चाहिए। पर यहाँ कम ज्यादा क्यों है? कम ज्यादा का इफेक्ट तो होना ही नहीं चाहिए। तो उसका रूल ये है कि जब शनि मून से 45 डिग्री 45 डिग्री आता है तब 7.5 की शुरुआत होती है, और जब मून से 45 डिग्री क्रॉस कर लेता है तो 7.5 खत्म हो जाती है। जो भी मून की डिग्री है उससे 45 डिग्री जब सैटर्न ने एंटर किया तो 7.5 की शुरुआत हुई, और जब मून से 45 डिग्री डिस्टेंस खत्म हो जाएगी शनि की तो 7.5 खत्म हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने कहा था कि मून यहाँ 3 डिग्री का है, 3 और 30 33। इसका मतलब यह है कि जब इस राशि में 7th राशि में जब वो शनि वाज ऑफ 18 डिग्री, देन 7.5 स्टार्टेड। When Shani was of 18 degree, rather almost half of the sign, then this 7.5 started. हम लोग ताज्जुब में हैं कि अभी तो 7.5 शुरू भी नहीं हुई, आपको रिजल्ट खराब कैसे मिलने शुरू हो गए? बहुत से लोग पूछते हैं फिर कि ये तो 7.5 शुरू नहीं हुई थी, अभी से इसको प्रॉब्लम क्यों होने लगी? बट नो, 7.5 ऑलरेडी स्टार्टेड, कि जब शनि और मून का डिस्टेंस 45 डिग्री था तब उसकी 7.5 शुरू हो चुकी थी। और यहाँ पर जब शनि 18 डिग्री का था, एंड 18 डिग्री इज ऐसे लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली, एक साल 1.25 साल का टाइम है ये। एक साल पहले उसकी 7.5 शुरू हो गई है, और एक साल पहले से ही वो ही जनरल लॉट ऑफ मेंटल टेंशन, क्योंकि 7.5 यहाँ शुरू नहीं हुई, 7.5 तो यहाँ शुरू हो गई थी जब शनि वाज ऑफ 18 डिग्री इन दिस साइन। ऐसे ही खत्म कब होगी कि यहाँ पर 3 डिग्री का है तो 27 डिग्री तो यहीं पर हो गए, 27 डिग्री, और यहाँ पर 18 डिग्री तो 45 हो गया। तो जैसे ही शनि ने 10th साइन में 18 डिग्री क्रॉस किया तो 7.5 इज ओवर। तो आपको इस ढंग से देखना है, ना कि एक साइन पहले, क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं है कि एक हमारा जो कंसेप्ट है वो यही है कि जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर शनि आता है मून से तो 7.5 शुरू होती है, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जब वो ट्रेवल कर लेता है तो 7.5 उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। एंड दैट डिस्टेंस इज 45 डिग्री बिफोर मून एंड 45 डिग्री आफ्टर मून। तो दैट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट, ना कि पहला साइन या दूसरा साइन। और कई बार ऐसा होता है, जैसे इस केस में आप देख रहे हैं कि 7.5 करीब एक साल पहले शुरू हो गई और एक साल पहले खत्म भी हो गई। जो हम कह रहे थे कि जब तक शनि ये कैप्रिकॉर्न साइन से जाएगा नहीं तो 7.5 चलती रहेगी, नहीं, बट वो खत्म हो चुकी है पहले ही। बट पर्टिकुलरली जब वो स्टार्ट होती है, बहुत से लोग ताज्जुब करते हैं कि क्यों हो गया ऐसा, बट फैक्ट इज कि 7.5 ऑलरेडी शुरू हो गई थी पहले से। तो डिग्री वाइज आपको देखना है कि अगर 45 डिग्री मून से पहले जब शनि आएगा तो 7.5 की शुरुआत होगी, और जब मून से 45 डिग्री
ट्रेवल कर लेगा या ट्रांजिट कर लेगा, उस पीरियड में साढ़े साती जो है वो खत्म हो जाएगी. दैट इज बेसिकली द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द साढ़े साती. तो ये 3 फेज है कि हमने कहा कि जब एक राशि पहले आया और सेकंड में मून पर ट्रांजिट किया और थर्ड साइन में मून से आगे चला गया, सेकंड हाउस में चला गया. तो जब सैटर्न 12th हाउस में आया फ्रॉम द नेटल मून, तो उसका इन्फ्लुएंस कहाँ कहाँ पड़ेगा? 12th हाउस में तो है ही है, वहां पर आ ही गया. और उसको जो एस्पेक्ट है शनि के वो 3, 7 एंड 10th एस्पेक्ट है. इसका मतलब जो शनि जब आया from in the 12th house from the moon, it has an aspect, it has an association on 12th house, 2nd house, 6th house and 9th house. तो अगर शनि मेलिफिक है, देखिए ये जो पॉसिबल है when only the Saturn is malefic. और जब मैंने कहा कि जब मून के पास सैटर्न आया तो टेंशन तो ठीक है, बिकॉज दैट इज द बेसिक नेचर ऑफ दीज टू प्लैनेट्स. लेकिन रिजल्ट अच्छा या बुरा विल डिपेंड कि मून कैसा है आपका और सैटर्न कैसा है. और अगर सैटर्न वेल प्लेस्ड है, मून वेल प्लेस्ड है, तो रिजल्ट्स विल नॉट बी बैड. रिजल्ट्स सम टाइम इन द साढ़े साती यू फाइंड द रिजल्ट्स आर रियली वंडरफुल एक्चुअली. क्योंकि डिफरेंस देखिए कि एक मान लीजिए मून वीक है किसी का, मेंटली दैट पर्सन इज अ वीक पर्सन, और उसके ऊपर आप प्रेशर डालिए तो ही विल गो अंडर डिप्रेशन और खराब हो जाएगा. एक व्यक्ति है, उसका मून बहुत फर्टाइल है और उसके ऊपर प्रेशर डालिए आप, मून इज वेरी स्ट्रांग, तो ही विल डू सम गुड थिंग एक्चुअली, उसका माइंड और एक्टिवेट होगा. तो वही चीज यहाँ पर है कि अगर आपका सैटर्न और मून are not well placed, are not strong, then it may have an adverse effect on the results. But if Saturn and Moon are well placed, it is always good. साढ़े साती period is always good. Just leave the part कि आप mental tension में होंगे किसी ना किसी वजह से, but the results are always good. तो यहाँ बात हो रही है कि अगर मान लीजिए कि शनि या मून अच्छा नहीं है, तब अगर 12th हाउस में गया मून से, तो क्या पोजीशन उसकी हो सकती है. तो जैसा मैंने कहा कि जब 12th हाउस में गया तो सैटर्न विल हैव एन एसोसिएशन ऑन द 12th हाउस, 2nd हाउस, 6th हाउस एंड 9th हाउसेस. तो इन हाउस के सिग्निफिकेशंस के ऊपर, जैसे हम कहते हैं कि जो शनि का एस्पेक्ट होता है वो खराब होता है, तो इन हाउसेस के जो सिग्निफिकेशंस हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. 2nd हाउस का है फाइनेंशियल इम्बैलेंस, और 6th हाउस का मतलब फाइनेंशियल इम्बैलेंस एंड डोमेस्टिक एनवायरनमेंट 2nd हाउस का हो गया. 6th हाउस का हो गया फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम, बिकॉज हाउस ऑफ डिसीज एक्चुअली. 9th हाउस इज फादर, फॉर्च्यून. तो इट मे हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन दीज सिग्निफिकेशंस. और जब फर्स्ट फेज होता है तो हम कहते हैं कि साढ़े साती हेड में रिजाइड करती है, सिर में रहती है साढ़े साती. सिर का मतलब कि उस टाइम मेंटल टेंशन की शुरुआत होती है. तो आप एकदम से परेशान हो जाते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था, क्या हो गया एकदम से. तो इट रिजाइड्स इन द हेड, इट गिव्स यू लॉट ऑफ मेंटल टेंशन. और जब शनि एग्जैक्टली मून के ऊपर ट्रांजिट करता है, विच इज द सेकंड फेज ऑफ साढ़े साती, तो उसका जो एसोसिएशन होगा एक लग्न के ऊपर होगा, 3rd हाउस के ऊपर होगा, 7th हाउस के ऊपर होगा और 10th हाउस के ऊपर होगा. तो नेचुरली जो प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल इलनेस या कोबॉर्न के साथ प्रॉब्लम, स्पाउस के साथ प्रॉब्लम, मैरिटल रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है. और इस जो सेकंड फेज है, इसको हम कहते हैं कि साढ़े साती रिजाइड्स इन द ऑन द एब्डोमेन, पेट के ऊपर साढ़े साती रिजाइड करती है इस सेकंड फेज में. और अगर थर्ड फेज को देखें कि थर्ड फेज मींस सैटर्न ट्रांजिट सेकंड पोजीशन फ्रॉम द मून एक्चुअली. तो जब सेकंड पोजीशन ट्रांजिट करेगा फ्रॉम द मून, तो इट विल हैव एन एसोसिएशन ऑन द 2nd हाउस, 4th हाउस, 8th हाउस एंड 11th houses. So naturally, if Saturn is not well placed, it may create problem in these houses or the significations connected with these houses. Maybe financial crunch, disturbed domestic environment, bad health of the spouse, marital relations. और इसको हम कहते हैं कि पैरों में साढ़े साती रिजाइड करती है उस टाइम, लेग्स में. और लोग ये बहुत वर्ड यूज करते हैं कॉमन कि साढ़े साती कहाँ चल रही है इसकी. तो फर्स्ट फेज है हेड पर है, सेकंड फेज है तो एब्डोमेन पर है, और थर्ड फेज पर है तो लेग पर है.
अब ढैया की बात करें मान लीजिए, तो कहते हैं कि जो नेटल मून से जब शनि 4th हाउस में ट्रांजिट करता है, नेटल मून से जब शनि 4th हाउस में ट्रांजिट करता है तो एक ढैया होती है, और जब नेटल मून से 8th हाउस में जब शनि ट्रांजिट करता है तो दूसरी ढैया होती है। मतलब this transit we are considering is only in the one sign. One is in the 4th position from the moon and one is in the 8th position from the moon. तो नॉर्मल केस में अगर 4th पोजीशन में ट्रांजिट कर रहा है तो जो एसोसिएशन है शनि का वो किन किन हाउसेस के ऊपर है? लग्न के ऊपर है, क्योंकि 10th एस्पेक्ट है, 4th हाउस है, 6th हाउस है एंड 10th हाउस। तो उससे कनेक्टेड बेसिकली जो 4th हाउस पे ट्रांजिट करना, तो जो डोमेस्टिक हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करता है, डोमेस्टिक हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करता है मेनली। और 8th हाउस में जब ट्रांजिट करता है तो आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। पर क्वेश्चन है कि इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई? सैटर्न जो है बेसिकली ये प्लैनेट ऑफ डिसिप्लिन, इट वांट्स यू टू रिमेन अंडर डिसिप्लिन, it wants you to lead a spiritual life, it wants you to lead a justified या with all justice legal means से आप लाइफ को जिए एक्चुअली में। और जब 4th हाउस में शनि आता है मून से, it reminds you of your domestic responsibilities, what are your responsibilities toward the family, कि आप कोई अपने जो आपके रोल है उसको आप पूरा कर रहे हैं ढंग से या नहीं कर रहे हैं, आपके प्रति, आपकी जो फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी वाइफ के या बच्चों के प्रति, आप उसको निभा रहे हैं नहीं निभा रहे, आप इग्नोर तो नहीं कर रहे या कोई ध्यान ही नहीं कर रहे बिल्कुल भी। अगर आप ऑलरेडी सिंसियर हैं टुवर्ड्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द फैमिली, देन दिस you won't even feel the effect of this ढैया, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप फैमिली के प्रति सिंसियर नहीं हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या जो आपकी ड्यूटीज हैं उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, देन इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर दोज पर्सन्स ओनली। लेकिन आप देखिए ज्यादातर लोग जो अगर सिंसियर हैं उनका ये ढैया वगैरह आती है कोई पता ही नहीं चलता उनको, क्योंकि अगर ऑलरेडी वो फैमिली के प्रति सिंसियर है तो ढैया विल नॉट डू एनीथिंग एट ऑल। क्योंकि सैटर्न का कोई खराब करने का कोई इरादा नहीं होता, सैटर्न आपको सिर्फ यही रिमाइंड करता है कि आप अपनी लाइफ को ढंग से जिए, लाइफ को पूरा डिसिप्लिन तरीके से जीजिए। लाइफ इज ए स्पिरिचुअल लाइफ, वही एक पर्पस है, तो उस लाइफ को उसी ढंग से जीना चाहिए। और 8th हाउस क्या है? 8th हाउस इज योर लॉन्गेविटी। Saturn wants that you should take care of your health. You should maintain discipline about your health. अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए जिससे आपकी लॉन्गेविटी बढ़े। और अगर आप ऑलरेडी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं अपना, आप जो भी है योगा, मेडिटेशन, खाना पीना सब आपका ठीक है, तो दिस ढैया विल नॉट डू एनीथिंग एट ऑल, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप हेल्थ के प्रति थोड़ा सिंसियर हैं या जो भी खाना पीना आपका सब ठीक है। अब बहुत से लोग होते हैं कि बहुत ही इरेगुलर होते हैं या बहुत ही अनकंसर्न होते हैं अबाउट देयर हेल्थ एक्चुअली, तो उस केस में ये जो अष्टम ढैया है शनि की, वो ऐसे लोगों को बहुत परेशान करती है, उनकी हेल्थ और खराब हो जाती है। तो इसलिए जो ढैया का कंसेप्ट है वो यही कंसेप्ट है कि शनि वांट्स यू टू रिमेन अंडर डिसिप्लिन। तो अगर आप फैमिली के प्रति आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, तो दिस ढैया विल नॉट डू एनीथिंग एट ऑल, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आई थी ढैया और कब चली गई। इट्स अ वंडरफुल प्लैनेट एक्चुअली, जो आपको डिसिप्लिन में रखना चाहता है। और वैसे भी अपार्ट फ्रॉम दिस कई सारे लोग हैं वो अलग अलग तरीके से जो साढ़े साथी के रिजल्ट्स को कहते हैं। there are different methods mentioned in the astrological books कि हर ढैया के रिजल्ट्स में क्या होंगे। तो उसमें एक बहुत ही एक कॉमन कंसेप्ट है जिसको हम मूर्ति निर्णय कहते हैं।
तो जनरली हम लोग या ज्यादातर लोग जो है इसका इस्तेमाल भी करते हैं कि अगर सन सैटर्न जिस समय किसी नए साइन में एंटर कर रहा हो, सैटर्न जब किसी नए साइन में एंटर करता है उस टाइम मून का जो ट्रांजिट है, मून का जो गोचर है, दैट इज इन 1/6/11 पोजीशन फ्रॉम योर जन्म राशि। जन्म राशि मतलब जन्म के समय मून कहाँ पर था, कहाँ पर है, उससे अगर सैटर्न के ट्रांजिट के टाइम या व्हेन सैटर्न इज एंटरिंग इनटू न्यू साइन एट दैट टाइम मून इज इन 1/6/11 पोजीशन फ्रॉम द नेटल मून। तो कहते हैं कि जो ट्रांजिट हो रहा है, जो शनि का जो ट्रांजिट हो रहा है, दैट इज विद द गोल्ड मूर्ति। मूर्ति निर्णय का कंसेप्ट है, 4 तरह की मूर्ति होती है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। तो कहते हैं कि वो शनि जो एंटर कर रहा है नए साइन में, दैट इज नोन एज ए गोल्ड मूर्ति, एंड दिस इज सपोज्ड टू बी अ फेवरेबल ट्रांजिट ऑफ सैटर्न, कि उस टाइम जो है सैटर्न के रिजल्ट या 7.5 के रिजल्ट आपको खराब नहीं मिलेंगे। और अगर सैटर्न के ट्रांजिट के टाइम मून अगर 259 हाउसेस में है फ्रॉम योर नेटल मून, तो शनि का जो ट्रांजिट होगा दैट इज विद द सिल्वर मूर्ति, और उसमें कहते हैं कि इट्स ए गुड टाइम, यू गेट गुड अपॉर्चुनिटीज आल्सो। और अगर 3, 7, 10 हाउस में है मून का ट्रांजिट फ्रॉम द जन्म राशि, तो इसको हम कहते हैं कॉपर मूर्ति, और उसमें मिक्स्ड रिजल्ट मिलते हैं। पर अगर मून का ट्रांजिट नेटल मून से 4, 8, 12 राशि में है, तो supposed to be the worst position or worst result of that transit of Saturn, और इसको हम कहते हैं कि आयरन मूर्ति, and that is really a trying period। जब शनि का ट्रांजिट होगा, शनि जब एंटर करेगा तो वो काफी आपको कष्ट देगा। तो दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड to find out the result of transit of Saturn. Or not only in the 7.5, you can find out the result of transit of Saturn in any राशि। क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन आता है कि जब सैटर्न ट्रांजिट करता है एक पर्टिकुलर साइन को, जब साइन चेंज करता है तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे। तो ये 7.5 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ट्रांजिट ऑफ सैटर्न। कभी भी सैटर्न का ट्रांजिट हो तो आप देख लीजिए कि सैटर्न के ट्रांजिट के टाइम जो ट्रांजिट में मून है वो नेटल मून से किस पोजीशन में है, तो आपको पता लग जाएगा कि जब शनि एक पर्टिकुलर राशि में ट्रांजिट कर रहा है तो वो आपके लिए कैसा है, उसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे या खराब रिजल्ट मिलेंगे। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द रिजल्ट ऑफ ट्रांजिट ऑफ सैटर्न इन एनी पर्टिकुलर साइन। एक दूसरा मेथड है तारा में बेस, इसकी जरूरत नहीं है डिस्कस करने की। और अब कहते हैं कि जो 7.5 है, तो मैंने कहा कि मेंटल टेंशन तो रहते ही है, बट कहते हैं कभी कभी आपके बॉडी पार्ट्स के ऊपर भी इफेक्ट करती है, एंड पर्टिकुलरली दिस विल हैपन ओनली व्हेन द सैटर्न इज नॉट वेल प्लेस्ड। तो अगर फर्स्ट फेज को हम कंसिडर करें जो 2.5 साल का होता है, जब सैटर्न इज इन द 12th पोजीशन फ्रॉम द मून, तो कहते हैं कि पहले 7 महीने आपके फोरहेड को पर निवास होता है या उसको इफेक्ट होता है। मतलब आपको उस टाइम जो है शुरू में आप देखते भी हैं कि जब 7.5 शुरू होती है तो आपको दर्द वर्द सिर में बहुत होने लगता है उस टाइम जो है। तो पहले 7 महीने आपके फोरहेड को इफेक्ट करता है, नेक्स्ट 9 महीने आपकी आईज को इफेक्ट करता है, नेक्स्ट 8 महीने आपके माउथ को इफेक्ट करता है, और नेक्स्ट 6 महीने आपके थ्रोट को बैडली इफेक्ट करता है। सेकंड फेज है 7.5 का, जब सैटर्न इज एग्जैक्टली ओवर द मून, तो पहले 10 महीने हार्ट को इफेक्ट करेगा, नेक्स्ट 11 मंथ्स स्टमक को करेगा, नेक्स्ट 5 मंथ्स नेवल को करेगा, नेक्स्ट 4 मंथ जेनिटल ऑर्गन्स को करेगा। और थर्ड फेज में जब सैटर्न इज इन द सेकंड हाउस फ्रॉम मून, तो 13 मंथ्स होते हैं, उसको नीज के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। कहते हैं पैरों में निवास करती है, तो सेकंड फेज में पेट पे निवास करती है, तो ऑल कनेक्टेड विद द पेट एक्चुअली स्टमक, और यहाँ पर पैरों से कनेक्टेड है सारा का सारा, क्योंकि थर्ड फेज में हम कहते हैं कि पैरों पे निवास करती है। तो पहले 13 मंथ्स नीज के ऊपर, नेक्स्ट 12 मंथ्स थाइस के ऊपर, और नेक्स्ट 5 मंथ आपकी लेग्स के ऊपर इसका इफेक्ट होता है।
वही जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी कि अगर टेंशन तो होगा ही आपका, उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते कि whenever the Saturn in transit is near or on or around the moon actually, अगर है तो टेंशन तो होगा ही होगा। और अगर दूसरे जो रिजल्ट हैं उसके, और ये कहना है कि 7.5 में रिजल्ट हमेशा खराब मिलते हैं, दैट इज रॉन्ग एक्चुअली। द रिजल्ट्स विल डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ मून एंड सैटर्न। बेनिफिक है तो यू गेट वेरी गुड रिजल्ट्स इन 7.5, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव सीन दे गेट गुड स्टेटस, गुड प्रमोशन, गुड फाइनेंशियल पोजीशन। ऐसे लोग इलेक्शन में भी जीतते हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम होते हैं, क्योंकि अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो 7.5 प्रूव्स टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। और अगर मेलिफिक है तो डेफिनेटली आपको काफी प्रॉब्लम होती है, इट्स रियली अ ट्राइंग पीरियड। फिर आपकी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें क्या ना करें। और जो 7.5 के रिजल्ट हैं वो उसके ऊपर भी डिपेंड करेंगे कि आपका दशा कौन सी ऑपरेट हो रही है और दूसरे प्लैनेट का ट्रांजिट भी क्या है, दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड करेंगे। और जो 7.5 के रिजल्ट हैं 7.5 साल तक वो एक से नहीं रहते, जैसे आपने कहा कि पोजीशन जो है जो हाउसेस से एसोसिएशन है वो चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए उसके जो इफेक्ट हैं वो भी आपके मॉडिफाई होते रहते हैं उसके हिसाब से। अब जो कहते हैं कि जो इसके अच्छे रिजल्ट कब मिलते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन कि ऑपरेटिंग दशा ऑफ ए मेन और द सब पीरियड इज बेनिफिक। तो अगर दशा आपकी बेनिफिक प्लैनेट की चल रही है तो नेचुरली जो आपने बात की कि वो रिजल्ट मॉडिफाई हो जाते हैं। दूसरा जो सर्वाष्टक वर्गा की हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, मतलब अष्टक वर्गा जो हम पढ़ेंगे मे बी इन द नेक्स्ट क्लास, और उसके बाद में जो है एक अष्टक वर्गा सिस्टम होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और अष्टक वर्गा में कहते हैं कि जो भी प्लैनेट है वो अपनी जगह से और दूसरे प्लैनेट की पोजीशन से भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भेजता है इन द डिफरेंट हाउसेस, और उसका क्या इफेक्ट होता है दैट इज नोन एज ए भिन्नाष्टक वर्गा। और अगर टोटल हम सारे प्लैनेट का इफेक्ट कंबाइन कर लेते हैं दैट बिकम्स ए सर्वाष्टक वर्गा। तो जैसे ये आपने देखा भी अभी, जैसे हम लोग लेट मी टेल यू, ये जो आपका जगन्नाथ हो रहा है तो इसमें देखिए ये सर्वाष्टक वर्गा के पॉइंट्स कैलकुलेटेड हैं। इसको हम कहते हैं सर्वाष्टक वर्गा। इट मींस द combined influence of all the planets, and this is the भिन्नाष्टक वर्गा। इंडिविजुअल प्लैनेट का असेंडेंट का सन के कितने कितने पॉइंट हैं किस किस हाउस में, मून के कितने कितने हैं, मार्स के, मरकरी के, ऑफ इंडिविजुअल प्लैनेट। तो इसको हम कहते हैं अष्टक वर्गा, या इंडिविजुअल प्लैनेट का हम कहते हैं कि भिन्नाष्टक वर्गा। और जो टोटल कंबाइंड इफेक्ट होता है दैट इज नोन एज ए सर्वाष्टक वर्गा। तो उसमें यही कहा कि जब शनि ट्रांजिट कर रहा है किसी पर्टिकुलर हाउस में, और अगर ये तीनों मान लीजिए कि 7.5 वाले जो साइंस है उसमें ट्रांजिट कर रहा है, अगर तीनों हाउसेस में सर्वाष्टक वर्गा के पॉइंट 30 से ज्यादा होंगे तो उस केस में 7.5 के रिजल्ट खराब नहीं हो सकते, क्योंकि सर्वाष्टक वर्गा मीन्स कि द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, इट मीन्स दो हाउसेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव हाउसेस हैं, और उनके ऊपर जब शनि ट्रांजिट करेगा तो उसके रिजल्ट आपको खराब नहीं मिलेंगे अगर सर्वाष्टक वर्गा में उसके 30 पॉइंट से ज्यादा हैं किसी भी हाउस में। या हमने सैटर्न का भिन्नाष्टक वर्गा कंसिडर किया और देखा कि सैटर्न के भिन्नाष्टक वर्गा में भी उन 3 राशियों में पॉइंट्स ज्यादा हैं, उस टाइम भी जो 7.5 के कोई मैलिफिक इफेक्ट नहीं होते। तीसरा यह है कि अगर शनि जो है जो 3 हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और वो उसके लॉर्ड जो है वो उसके ओन साइन है या फ्रेंडली साइन है, तो उस केस में भी 7.5 के जो रिजल्ट होते हैं वो खराब नहीं होते। या ट्रांजिट के टाइम शनि हैज एन एस्पेक्ट ऑफ बेनिफिक प्लैनेट्स, शनि के ऊपर जो है बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है, तो उस टाइम भी 7.5 के रिजल्ट खराब नहीं होते। तो दिस इज ऑल अबाउट 7.5 आल्सो। और अननेसेसरीली हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं 7.5 से, क्योंकि इतना हमको डरा दिया जाता है कि 7.5 शुरू हो गई, रिजल्ट आपको बहुत खराब मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है। अननेसेसरीली आप इधर उधर भागते रहें, मंदिरों को चक्कर लगाते रहें, कोई फायदा नहीं है। यू हैव टू जस्ट सी कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मून एंड सैटर्न इन योर हॉरोस्कोप,
और क्योंकि हम लोग सिर्फ मेंटल टेंशन को देखकर ही डर जाते हैं, एंड देयर वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स एक्चुअली। तो बट टेंशन तो होगा, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन रिजल्ट जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि मून एंड सैटर्न की पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में क्या है। और ढैया तो बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। It only tells you that you take care of your duties, responsibilities toward the family and about your own health actually. तो ये अगर आप कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, तो I don't think साढ़े साथी will have any or the ढैया will have any adverse influence on your body actually. तो ये है about all these things. तो ये ट्रांजिट का हमारा पूरा खत्म हो गया है, and what we will do next time कि डिविजनल चार्ट्स को हम थोड़ा शुरू करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस सम ऑफ द मेन डिविजनल चार्ट्स। और वो पर्टिकुलरली जैसे हमारा प्रोजेनी है, वेल्थ है, प्रोफेशन है, मैरिज है, इन चारों चीज़ों में जो इम्पोर्टेंट डिविजनल चार्ट्स हैं उनका क्या रोल होता है, कैसे हम इवेंट प्रिडिक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिविजनल चार्ट्स। तो आई थिंक वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास, बट आप के जो भी प्रश्न हैं, जो भी शंकाएं हैं, तो आप मोस्ट वेलकम नाउ। अनिल जी, केतु के ऊपर राहु ट्रेवल करेगा या राहु के ऊपर केतु करेगा तब क्या होगा? उसका इफेक्ट खराब नहीं होगा। एक सेम प्लैनेट के ऊपर ट्रांजिट करता है तो वो तो उसका कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। बट एक मैलेफिक के ऊपर केतु के ऊपर राहु नहीं, वो तो सेम कैटेगरी है, उसका कोई ऐसा कोई वो इन्फ्लुएंस नहीं है। बट जो दशा होती है, वो हमने एक अच्छा क्वेश्चन किया कि इसमें ट्रांजिट में तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, बट जो दशा राहु केतु की है या केतु राहु की दशा होती है, कभी कभी आती है, आपने देखा होगा, तो उसके इफेक्ट क्या होंगे। हम देखते हैं कि जब राहु केतु की दशा हो या केतु राहु की दशा हो तो लोग बहुत परेशान होते हैं कि क्या होना है, अच्छा होगा या खराब होगा, किस टाइप के रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो उसमें एक अच्छी बात है, हाँ क्या चीज, तो एक बहुत अच्छी बात है कि जब केतु राहु या राहु केतु की दशा होती है तो उस पीरियड में यू फाइंड द लॉट ऑफ एटीट्यूडनल चेंजेस इन योर लाइफ। आपका लाइफ के प्रति रवैया ही चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। जैसे कि कोई बच्चा हो, बहुत एंजॉय कर रहा हो या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो या कोई और बात हो, जैसे केतु राहु का पीरियड होगा उसका एक एटीट्यूडनल चेंज आ जाएगा। या हम कभी कभी हम बहुत बहुत मौज मस्ती में लगे रहते हैं, कुछ केयर नहीं करते, तो आप देखेंगे वो टाइम ऐसा आया कि आप ठीक रास्ते पर आ गए। तो एक एटीट्यूडनल चेंज होता है, एंड दिस इज वेरी गुड पॉजिटिव चेंज इन द लाइफ ऑफ एनी नेटिव एक्चुअली। तो दशा डेफिनेटली जो है वो ये देती है, एक एटीट्यूडनल चेंज देती है आपकी लाइफ में। एनी अदर क्वेश्चन? डोमेस्टिक हाउस, हाँ दीप्ति बोलो। डोमेस्टिक हैप्पीनेस वाला 4th हाउस, उसमें मून के साथ अगर सन भी बैठा है, मर्क्यूरी भी, आवाज नहीं आ रही, हेलो, और फिर उसके ऊपर से सैटर्न जा रहा है। हेलो, आवाज कम आ रही है बहुत। हेलो, हाँ अब ठीक है, अभी आवाज आ रही है? हाँ या फाइन। हाँ, अगर अपने 4th हाउस में जो डोमेस्टिक हैप्पीनेस का हाउस है, अगर उसके अंदर मून के साथ मर्क्यूरी भी बैठा है, सन भी बैठा है, और सन और सैटर्न तो एनिमीज, अगर उसके ऊपर से सैटर्न ट्रांजिट करे तब तो नेचुरली सन भी है वहां पर, करेक्ट, सन के ऊपर ट्रांजिट करेगा तो इट्स रियली हैज अ बैड इफेक्ट, बिकॉज जो सन हमारी पर्टिकुलरली अथॉरिटीज भी हैं, सन हमारा हार्ट भी है, तो उससे कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। That will not be a good transit. एक मैलिफिक के ऊपर दूसरा मैलिफिक का ट्रांजिट तो हमेशा खराब होगा ही होगा। आप खुद देखिए, सन के ऊपर सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, आपकी किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाती है। मार्स के ऊपर सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऑपरेशन हो जाता है। सन के ऊपर राहु ट्रांजिट कर रहा है, आप अच्छे खासे नौकरी कर रहे हैं, बॉस से झगड़ा हो जाता है, नौकरी छूट जाती है आपकी। तो ये ट्रांजिट, एक मैलिफिक के ऊपर दूसरा मैलिफिक का ट्रांजिट, ये रियली एडवर्स और अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट होते हैं जो आप कभी उम्मीद नहीं करते। तो यहाँ पे बेनिफिक होने का, जो मर्क्यूरी बैठा है वो न्यूट्रल है, और बट सन जो है, सन एक मैलिफिक है,
और जब सन की डिग्री के पास आएगा तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली प्रॉब्लम देगा। करेक्ट, गॉट इट। इसमें मरकरी बेनिफिक माना जाएगा कि मैलिफिक? किस राशि में है, किस साइन में है, उस पर डिपेंड करेगा। दैट डिपेंड्स ऑन फंक्शनल एंड ऑल दोस। करेक्ट करेक्ट, बट सन मरकरी है, एक बुध आदित्य योग तो है ही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बुध आदित्य योग तो बन रहा है, बट एग्जैक्टली जो मरकरी का क्या उसका फंक्शनल मैलिफिक है बेनिफिक है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सर एक डिफरेंट सा क्वेश्चन है, लेट्स से जैसे सैटर्न एक राशि में 2.5 इयर्स रहता है जी, इस और सन पूरे 12 महीने में सारी राशियां कवर कर लेता है, बिल्कुल। तो गोचर का सन अगर गोचर के सैटर्न के ऊपर से जाता है तो does that make any difference? That is irrelevant from an astrology perspective for us. गोचर का सन, जैसे सन भी आप नेटल को, आई एम टोटली इग्नोरिंग नेटल राइट नाउ। ओके ओके, सैटर्न लेट्स से आजकल जो है व्हाट यू से कि सन एंड सैटर्न दे आर टुगेदर व्हाइल ट्रांजिटिंग, एक्चुअली यही मतलब हुआ ना? हाँ राइट सर, बोथ आर इन ट्रांजिट, बोथ आर इन ट्रांजिट, बोथ आर इन ट्रांजिट। तो इसका मतलब दो मैलिफिक प्लैनेट एक पर्टिकुलर हाउस में ट्रांजिट करेंगे आपके, अगर आप ट्रांजिट के रिजल्ट देखेंगे तो दो मैलिफिक प्लैनेट पर्टिकुलर हाउस में ट्रांजिट करेंगे, तो दैट इज डेफिनेटली नॉट गुड एक्चुअली। कि सन सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है एक पर्टिकुलर हाउस में तो वही इफेक्ट होगा करीब करीब, उससे थोड़ा कम हो सकता है बट ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ओनली। ओके या ये अभी जो हम लोगों ने इतना बात किया कि जब ट्रांजिट के टाइम अगर मैलिफिक का एसोसिएशन है तो रिजल्ट कम मतलब अच्छे होते हैं, और बेनिफिक का होता है तो रिजल्ट बढ़ जाते हैं। तो ये हम यही कहेंगे कि ट्रांजिट के टाइम उसके साथ एक मैलिफिक प्लैनेट का भी एसोसिएशन है तो उसके रिजल्ट खराब हो जाएंगे वैसे भी। ये जो हम स्टडी कर रहे हैं ये हम सिर्फ एक प्लैनेट एक हाउस के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि दो तीन प्लैनेट्स एक साथ ट्रांजिट कर रहे हो। हाँ, व्हाई नॉट, होता ही है। तो फिर उसकी स्टडी कैसे करेंगे? उसके भी अलग अलग प्लैनेट का क्या इफेक्ट होगा ट्रांजिट का। देखिए जो बेसिकली जब हम ट्रांजिट की बात करते हैं ना तो वी आर कंसर्न विद द ट्रांजिट ऑफ स्लो मूविंग प्लैनेट्स, जैसे सैटर्न हुआ, जुपिटर हुआ और राहु केतु हुआ। बाकी प्लैनेट का ट्रांजिट तो 1-2 महीने होता है तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मेन जो एडवर्स या गुड इफेक्ट होता है वो इन स्लो मूविंग प्लैनेट की वजह से होता है। और पर्टिकुलरली वी नीड टू बी कंसर्न अबाउट ट्रांजिट ऑफ जुपिटर, सैटर्न, राहु एंड केतु। ये 4 प्लैनेट हैं जिसके की ट्रांजिट के लिए हम ज्यादा कंसर्न होते हैं। बाकी तो छोटे छोटे हैं, 1-आध महीना हुआ, सन मून का 2-2.5 दिन हुआ, उससे इतना इफेक्ट नहीं होता। अगर एक मेलेफिक प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है और एक बेनिफिक प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है तो दोनों का कैसे इफेक्ट समझेंगे? हाँ, अब वही देखना है आपको कि कौन, ये थोड़ा सी प्रूडेंस अप्लाई करनी पड़ेगी कि मेलेफिक का इन्फ्लुएंस ज्यादा है या बेनिफिक का ज्यादा है। हाउ डू वी नो दैट? नहीं, you know the strength of each planet. Okay. You know in your chart. you know the position where the planets are transiting, whether this transit is good or bad, that you know everything. अच्छा, इन दैट केस अगर आपका मतलब ओरिजिनली आपका सन बहुत पावरफुल है, ठीक है, और फिर आपका सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है तो खराब ही होगा, उसके रिजल्ट खराब ही होंगे। नहीं, आपने कहा था ना कि सन अगर बहुत पावरफुल है या सन मतलब क्या, मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए ट्रांजिट सैटर्न का खराब है, लेट अस से, बट एट दैट टाइम ट्रांजिट ऑफ सन इज फेवरेबल। ट्रांजिट की बात हुई थी दोनों कि एक मान लीजिए किसी भी प्लैनेट का ट्रांजिट खराब है बट सन का ट्रांजिट उस पीरियड के लिए अच्छा है, तो जो मैलिफिक इफेक्ट है उस ट्रांजिट का दैट यू विल नॉट फील। वही मैं बोल रही हूँ। बट आप जो बात कर रहे हो ना कि सन बैठा हुआ है और सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, आप नहीं, सन बैठा नहीं हुआ, सन पावरफुल है और काफी मतलब ट्रांजिट में नहीं है तो नहीं, वो जो बात हुई थी वो ट्रांजिट की हुई थी। अच्छा, ओके। जो बात हुई थी कि एक प्लैनेट का ट्रांजिट खराब है बट टिल दैट टाइम द ट्रांजिट ऑफ सन इज फेवरेबल, द मैलिफिक इफेक्ट ऑफ दैट ट्रांजिट विल रिमेन पोस्टपोन्ड। नहीं तो वो क्या सारे ट्रांजिट पे थोड़ी होंगे, सारे प्लैनेट जो आपने बताए, मर्करी हुआ, मैंने कहा था कि सन कंट्रोल्स द मैलिफिक इफेक्ट ऑफ ट्रांजिट ऑफ एवरी प्लैनेट बट व्हाइल इन ट्रांजिट इन ट्रांजिट की बात हो रही है।
जी ट्रांजिट में एस्पेक्ट भी कर रहा है, वो भी अफेक्ट आएगा क्या? बिल्कुल, वो तो हमने देखा ही अभी कि बेनिफिक का एस्पेक्ट है तो अच्छा हो गया, मैलेफिक का एस्पेक्ट है तो खराब हो गया। तो ट्रांजिट प्लैनेट्स का आपसी रिलेशनशिप भी तो मैटर करता है ना। एक मिनट जी, एस्पेक्ट जब कर रहा है, जब ट्रांजिट मान लीजिए पहले हाउस में ट्रांजिट के टाइम उसको कौन कौन से प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं ट्रांजिट के टाइम? जैसे मान लीजिए हमने कहा कि सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है 10 नंबर साइन में, तो जुपिटर इज आल्सो एसोसिएटेड, थोड़े दिन के बाद नवंबर में आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि बेनिफिक प्लैनेट का भी एसोसिएशन है सैटर्न के साथ। और ये तो चेंज होता रहेगा कंटिन्यूअसली। हाँ, तो बट एस्पेक्ट देखिए ट्रांजिट के रिजल्ट 2.5 साल तक एक से थोड़ी रहेंगे कोई। ओके, ट्रांजिट के रिजल्ट चेंज होते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजिट ऑफ अदर प्लैनेट्स आल्सो एंड डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ ईच प्लैनेट इन योर हाउस आल्सो। ओके, या हाँ दीप्ति, यू कैन आस्क मी। तो जो ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स हैं उनके आपसी रिलेशनशिप भी तो अपन देखेंगे, या अपन सिर्फ अपने चार्ट में कौन सा पावरफुल प्लैनेट है उसी का इन्फ्लुएंस देखेंगे? बेसिकली द constellation's light is falling on the planet when the planet is transiting, right? Naturally. And the shadow of that planet is falling on the other transiting planet if it falls in the same line as the ascendant. राइट तो अगर कॉन्स्टेलेशन की लाइट उस पे फॉल हुई तो उसका इफेक्ट उस पर आया, प्लैनेट का शैडो दूसरे प्लैनेट पे आया, तो रिलेटिव स्टडी। सैटर्न के ट्रांजिट के रिजल्ट 2.5 साल एक से नहीं रहेंगे, किस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है, उसका लॉर्ड क्या है, करेक्ट। सो एवरीथिंग हैज टू बी रिलेटिवली स्टडीड ना, या मैं अपनी सिर्फ अपनी उसकी स्ट्रेंथ देखकर क्या जज? मेरे चार्ट में, हाँ मेरे चार्ट में उसकी देखिए चार्ट की स्ट्रेंथ से मतलब नहीं है, जब शनि जो ट्रांजिट कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। हाँ, so a relative study of how many planets are transiting and in which degree. These three things are entirely independent actually. पहले कहा कि पोजीशन ऑफ प्लैनेट इन योर बर्थ चार्ट, तो उसमें आपने देखा स्ट्रेंथ ये है, ज्यादा है, कम है, वो सब चीज देख लिया आपने। सेकंड चीज आपने देखी दशा किस प्लैनेट की चल रही है, उसकी पोजीशन आपकी हॉरोस्कोप में क्या है। लेकिन जब ट्रांजिट की हम बात करते हैं तो वो तो ठीक है किस हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, किस प्लैनेट के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रेंथ है तो दैट विल कम ओनली व्हाइल ट्रांजिटिंग। कि सैटर्न आज 10 साइन में है तो इसका मतलब स्ट्रांग है, मून अगर जुपिटर 10 नंबर साइन में है तो नीच का है। तो जो आप स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं दैट वी हैव टू सी व्हाइल इन ट्रांजिट। मतलब ये शतबाला नहीं देखी जाएगी नेटल चार्ट की इस समय? हाँ जी, जो शतबाला में हम स्ट्रेंथ देखते हैं प्लैनेट की वो नहीं देखेंगे? नहीं वो नहीं, ये तो ट्रांजिट के टाइम कितनी स्ट्रेंथ है उसकी। शतबल से क्या मतलब, वो तो उस टाइम थी, अभी क्या है उसकी स्ट्रेंथ। So basically the most important thing is to study the day. The day we are looking at the chart, that's the most important thing to understand. Yeah, right. So in this case, I think ephemeris becomes the most important to look at. हाँ, एफएमआरएस तो आपके पास होनी चाहिए ना, वो तो पंचांग है, दैट इज अ बेसिक टूल फॉर एन एस्ट्रोलॉजर। वो तो ऑनलाइन भी मतलब हमको बेसिकली ट्रांजिट को स्टडी करना जरूरी है। एंड फॉर एन एस्ट्रोलॉजर इट इज मैंडेटरी दैट यू शुड नो द ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट ऑन ईच डे। आज के दिन सन कहाँ है, मून कहाँ है, सैटर्न कहाँ है, दैट इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। सो बेसिकली अगर मुझे इंसान के कैरेक्टर ट्रेट्स के बारे में पता करना है तो मैं नेटल चार्ट को देखूंगी, और अगर मुझे उसके बारे में कुछ प्रेडिक्शन करना है देन आई विल हैव टू लुक एट द ट्रांजिट। करेक्ट, बिल्कुल, ट्रांजिट एंड दशा बोथ। ट्रांजिट एंड दशा बोथ, महादशा और अंतरदशा को कैलकुलेट करके बेसिकली। करेक्ट, गॉट इट। हाँ, सुधीर जी कहाँ चले गए? सुधीर जी समझने की कोशिश कर रहे हैं, मगर नहीं ये मुझे बताइए कि मैं जनरली गोचर का भी चार्ट किसी भी दिन का देख सकता हूँ, ऑनलाइन अवेलेबल है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा नहीं, इसको तो इसी में देख लो ना, आप ये जगन्नाथ हो रहा आपके पास है, आज का आपका बर्थ चार्ट बना के देख लो, पता लग जाएगा कौन सा प्लैनेट कहाँ ट्रांजिट कर रहा है। बिल्कुल, इसी तरह जो वर्षफल है वो भी दिखाई देता है। अब Correct. वो है कि हर सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर में क्या कमियां हैं और आपने क्या कहा है उसका तुलनात्मक एक्चुअली अध्ययन करने की जरूरत है, और आपसे तब कर सकते हैं उससे। देखिए सॉफ्टवेयर में एस्ट्रोलॉजी, मैंने कहा कि एक वन ऑफ द वेरी वंडरफुल बुक है, एक चमत्कार चिंतामणि एस्ट्रोलॉजी में, तो उसको आप पढ़िए थोड़ा सा।
तो यू फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। उसमें उन्होंने क्या किया कि जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हैं उन्होंने कहा एक पॉइंट के बारे में क्या क्या वहां पर मेंशन है। You'll find कि 20 astrological texts and all the 20 have mentioned entirely different result of that thing actually. तो contradiction तो होगा, and contradiction is there everywhere. ऐसा नहीं कि इसी प्रोफेशन में है, वो हर जगह होगा। Then you have to apply your prudence. फिर उसने अपने रिजल्ट बताए कि नहीं ऐसा होना चाहिए। He has tried to convince, justify कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो कॉन्ट्रडिक्शन आपको सब जगह मिलेगा। आप 10 किताब पढ़िए, 2 किताब पढ़िए, दोनों में बिल्कुल अलग अलग बात लिखी होगी। वैसे मैंने ये देखा है कि कहीं कभी कभी सॉफ्टवेयर यू सी कंट्राडिक्टरी वो प्लेनेट की पोजीशन दिखाने लग जाते हैं, इवन वर्ष चार्ट में या आपके लगन चार्ट में भी। ऐसा क्यों होता है ये समझ में नहीं आता। नहीं, वो कुछ आपने डाटा वाटा इधर उधर कर देते हैं, कोई बटन दबा देते हैं, उसकी वजह से होगा। अदरवाइज तो अगर आपने डाटा सेम है तो इट शुड नॉट बी डिफरेंट एक्चुअली। कभी कभी वो गलती से इधर उधर हमारा हो जाता है कुछ, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। जैसे हम सैटर्न के पीरियड को 7.5 ऐसे कुछ नेम से डिफाइन करते हैं, तो जुपिटर और बाकी प्लैनेट्स का भी कुछ है जो? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 7.5 डिफरेंट कॉन्सेप्ट एक्चुअली व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, कि आपको मेंटल टेंशन देता है या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और ये लंबा टाइम है, तो इसके लिए इसको एक अलग से एक नाम दिया गया है, और इट इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर एनीबॉडीज लाइफ आल्सो। और ये 7.5 देखिए 30 साल में एक बार रिपीट होगी। 7.5 जो है आफ्टर एवरी 30 years इट विल गेट रिपीटेड, क्योंकि सैटर्न तो 30 साल लगाता है ज़ोडिएक क्रॉस करने में। 30 साल के बाद फिर वही वापस आ जाएगा, तो 30 साल के बाद आपकी 30 साल में एक बार आती है 7.5। 7.5 साल का समय इन 30 years। और किसी की लाइफ में 4.5 भी होती है राहु केतु की। Is there a concept like 4.5? उसका इतना इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि राहु केतु बेसिकली दे आर नॉट द प्लैनेट्स, तो उनके अपने रिजल्ट तो है नहीं। जैसे शनि तो अपना मेन रिजल्ट गिविंग प्लैनेट एक्चुअली, बट राहु केतु क्या करेंगे, थोड़ा बहुत आएंगे आसपास, कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट करेंगे, और क्या करेंगे। ओके, थैंक यू। तो उसको अलग से, हाँ। अच्छा, क्या मून भी गोचर करता है सैटर्न के ऊपर, तो कुछ होता है? हाँ, 2.25 दिन जब गोचर करेगा सैटर्न के ऊपर, तो थोड़ा सा तो टेंशन रहेगा। तो देखिए 2 प्लैनेट हैं, जैसे पास में आएंगे, किसी तरीके से पास में आए, सैटर्न मून के पास आए, मून सैटर्न के पास आए, जैसे एक दूसरे से संबंध हुआ, एसोसिएशन हुआ, तो टेंशन तो देना शुरू करेंगे, बट दैट इज ओनली फॉर 2.25 days। Anyone else? Thank you, Jayant. चलिए, thank you so much. Thank you, sir. Good night. Thank you very much. Thank you जी, thank you. Thank you, sir. Thank